गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी है, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसकी बात करेंगे कि भाई कि ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम देखेंगे कि क्या-क्या टर्म्स होती हैं। तो जो कि टर्म्स हैं वो आपको समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? आखिर ये चीज़ें हैं क्या? अगर आप ये टर्म्स आपको पता होंगी तो आपको जो ज्योग्राफी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, पहले हम टर्म्स की बात कर लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? पहला हम देखते हैं क्या है, जो आपने देखा है, पढ़ा हुआ है, एन आइलैंड। व्हाट इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं पहले, ठीक है? आइलैंड, आइलैंड आपके दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई जमीन का कोई टुकड़ा जो चारों तरफ से समंदर या पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? ठीक है, ये लैंड है, वो सराउंडेड बाय वाटर, इसको क्या बोला जाएगा? आइलैंड। एक लैंड है, वो क्या है? सराउंडेड है, किससे? वाटर से, तो इसको क्या बोला जाएगा? आइलैंड। अब ये आइलैंड की बात करते हैं तो आइलैंड हम देखते हैं, इसकी अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज इन पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, एक लैंड का टुकड़ा होता है, एक पीस होता है जो कि सराउंडेड बाय वाटर होता है। वेरी स्मॉल आइलैंड सच एज इमरजेंट लैंड फीचर ऑन एटॉल कैन बी कॉल्ड आइलेट्स, स्कैरीज, केज या फिर कीज। अटोल, अटोल एक प्रवाल द्वीप होता है, ठीक है? प्रवाल का एक द्वीप होता है अटोल, ठीक है? यहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई कि आइलैंड है वो क्या होता है, जो लैंड है वो सराउंडेड बाय वाटर वो आइलैंड कहला जाता है, ठीक है? एटोल एक एटोल क्या है? एक आइलैंड होता है, वो जो प्रवाल होता है, ठीक है? पॉलिप्स होता है उससे बनता है। कोरल होता है, कोरल एक जीव होता है, ठीक है? कोरल की एक कॉलोनी होती है, उससे मिलके जो आइलैंड बनता है उनको कोरल आइलैंड बोलते हैं या फिर प्रवाल आइलैंड बोलते हैं। तो उन आइलैंड में एक प्रकार होता है एटॉल। तो एटॉल पर छोटे छोटे आइलैंड जो बनते हैं उसको बोला जाता है आइलेट, स्कैरीज या केज या कीज, ठीक है? आइलैंड की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई कि एक लैंड होता है, उसके सराउंड लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है? या फिर हम देखें कि पानी है, एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है? जो पानी के चारों ओर से घिरा हुआ है, पानी से। अब पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है तो ये समंदर में भी हो सकता है और एक नदी में भी हो सकता है, ठीक है? जो समंदर में आइलैंड होता है, ठीक है? तो वो तो आइलैंड ही है। जो नदियों में जो आइलैंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आयोट, एट या फिर होम। एन आइलैंड ऑन अ रिवर और लेक, आइलैंड में बी कॉल्ड आयोट, एट या फिर होम, ठीक है? एक रिवर में भी हो सकते हैं आइलैंड, और लेक में, रिवर में भी हो सकते हैं और लेक में भी हो सकते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा? आयोट, एट या फिर होम। अब यहां पर आपने देखा कि भाई कि ये जो आइलैंड है कि जो लैंड है वो सराउंडेड बाय वाटर। अब ऐसा आइलैंड है कि आइलैंड कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एरिया में केवल एक ही होगा। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई कि आइलैंड है बहुत सारे हों एक जगह, ठीक है? एक जगह बहुत सारे आइलैंड है, तो आइलैंड का जो बहुत सारे आइलैंड होते हैं, जो आइलैंड का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है आर्किपेलागो। क्या बोला जाता है उसको? आर्किपेलागो। जैसे बहुत सारा ग्रुप है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनका एक ग्रुप है आसपास, तो इनको जो समूह में, यानी कि एक ग्रुप के रूप में कहा जाएगा इनको आर्किपेलागो। इनको समूह में क्या बोला जाएगा? इनको आर्किपेलागो। अगर हम बात करते हैं फिलीपींस, फिलीपींस है, फिलीपींस एक देश है जो कि क्या है? एक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनसे मिलकर बना है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिलीपींस को आर्किपेलागो। इंडोनेशिया है, ये छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया को क्या बोला जाएगा? आर्किपेलागो, ठीक है? तो आर्किपेलागो इंडोनेशिया को बोला जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं जो विश्व का, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो की बात करते हैं तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। तो इंडिया, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्किपेलागो, ठीक है? इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया क्या है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है, ठीक है?
तो यहां पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई आइलैंड क्या होता है। आइलैंड के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि नदी और रिवर में जो आइलैंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आयोट, एट या फिर होम। क्या बोला जाता है, आयोट, एट या फिर होम। ठीक है, जो प्रवाल या फिर हम देखें, जो अगर हम देखते हैं कोरल आइलैंड होते हैं, तो कोरल आइलैंड में एक प्रकार होता है एटॉल। एटॉल में जो छोटे-छोटे आइलैंड होते हैं, उनको बोला जाता है आइलेट, स्केरीज एंड केज एंड कीज। और आइलैंड के एक ग्रुप को बोला जाता है आर्किपेलागो। तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत की या इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि भाई कि इंडिया का मैप हम यहां पर देखें। ठीक है, इंडिया का मैप है, इसको हम देखते हैं यहां पर। ये रहा, देख, ठीक है, ये आपको पता है, ये इंडिया का मैप है। यहां पर आप देखेंगे, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल। और ये यहां पर हम वेस्ट में बात देखते हैं, ये है अरब सागर या फिर अरेबियन सी। अरेबियन सी। तो हम देखते हैं भारत में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अब बे ऑफ बंगाल, भारत में कुछ आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और कुछ आइलैंड अरब सागर में है। बे ऑफ बंगाल के आइलैंड हैं, तो वो कितने हैं, 204 नंबर्स। यहां पर हम बात करते हैं, ये जो आइलैंड हैं, ये हैं 43। ठीक है, यहां पर हम जो आइलैंड के नंबर की बात करते हैं, तो वो कितने हैं, 43। 43 आइलैंड। टोटल कितने हैं, अब हम टोटल आइलैंड की बात करते हैं भारत के। टोटल या फिर टोटल द्वीप, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। टोटल की बात करते हैं तो ये आ जाएंगे 247। भारत की बात करते हैं तो टोटल कितने आ जाएंगे, 247। जो अरेबियन सी में जो भारत के आइलैंड हैं, वो मुख्यतः किससे बने हुए हैं, कोरल से या फिर प्रवाल से। और जबकि ये हम कह सकते हैं, ये हिमालय या अराकॉन योमा के भाग हैं। ठीक है, ये क्या है, अराकॉन योमा के भाग हैं। ये देखिए, ये है हिमालय भारत का, यहां पर जो म्यांमार है ये है अराकॉन योमा। तो अराकॉन योमा है, इसका पार्ट है यहां पर बे ऑफ बंगाल में। ये जो आइलैंड हैं, बे ऑफ बंगाल के आइलैंड कौन से हैं, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। और जो यहां पर आइलैंड की बात करते हैं, तो ये कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड, ये प्रवाल से बने हुए हैं और ये अराको हिमालय या अराकॉन योमा के भाग हैं। ठीक है, और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों ही क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक है? ये जो मोस्टली हम बता रहे हैं, जो आइलैंड आइलैंड के जो ग्रुप्स हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है? यहाँ पर ऐसे हम देखें कि यहाँ पर जो अगर कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर भी हैं। ठीक है? अगर दमन एंड दीव हैं, वो भी हैं। तो आइलैंड बहुत सारे हैं इंडिया में। तो हम बात कर रहे हैं अरब सागर के आइलैंड की और बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी में जो गुच्छे में आइलैंड हैं, तो वो हैं अंडमान एंड निकोबार, और जबकि अरब सागर में हैं, वो आपके हैं लक्षद्वीप। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आइलैंड हैं लक्षद्वीप में, ठीक है? ये प्रवाल के बने हुए हैं और ये क्या है? हिमालय और अराकॉन-योमा के भाग हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे अंडमान और निकोबार, जब हम बात कर ही रहे हैं, तो आगे चलते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है? अंडमान निकोबार में एक 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है, यह है अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। को अलग कर रहा है। ठीक है? और ये यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है। यह है भारत के लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं जो लक्षद्वीप है उसको मालदीव से अलग कर रहा है। अब आप देखिए कि भई कि अब मैंने आपको, जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे थे या लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे, तो उस टाइप पर मैंने आपको बताया था कि ये तो इक्वेटर है 0 डिग्री, तो और ये है परपेंडिकुलर लाइन इस पे 90 डिग्री। अब इसमें 8 जो चैनल है वो 8 डिग्री पर है, इसलिए उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। मतलब क्या है? ये 8 डिग्री, मानो ये है 8 डिग्री, तो 8 डिग्री लैटीट्यूड पर चैनल है, तो इसलिए उसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, और जो 10 डिग्री लैटीट्यूड पर जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आगे की। अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, भारत का एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो है या सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है? ये क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर हमने देखा आइलैंड के बारे में। जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इनके बारे में और भी चीज़ें देखेंगे। आइलैंड आपको क्लियर होना चाहिए कि आइलैंड क्या होता है, ठीक है? आइलैंड क्या-क्या चीज़ होती है? तो आइलैंड की बात करते हैं, कौन-कौन से आइलैंड हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखे रिवर आइलैंड हो सकते हैं, लेक आइलैंड हो सकते हैं, इसके अलावा आपके ओशन या सी में आइलैंड हो सकते हैं। ठीक है? रिवर आइलैंड को हम क्या बोला जाता है? जो रिवर आइलैंड होते हैं उनको आयोट या फिर एट या फिर होम बोलते हैं। ठीक है? और जबकि हम देखते हैं कि
कुछ आइलैंड हैं जो एटॉल पर होते हैं या प्रवाल द्वीप पर होते हैं, उसको बोलते हैं आइलेट या स्कैरीज या केज या की। ठीक है, आइलैंड के ग्रुप को क्या बोला जाता है? आर्किपेलागो। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कि ये तो ओशन में आइलैंड है, ठीक है। भारत में रिवर में भी आइलैंड है। यहाँ पर नोट लिखें, लिखें ब्रह्मपुत्र नदी में भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदीकृत यानी कि रिवर आइलैंड द्वीप है जिसे माजुली मांजुली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिवर आइलैंड है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? माजुली आइलैंड या माजुली द्वीप। किस पर है? आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली। माजुली आइलैंड है वो, रिवर आइलैंड है वो, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। या फिर आपके पूछा जाए कि रिवर आइलैंड है वो माजुली है, वो कहां पर है? तो यहां पर आ जाएगा असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये होते हैं आइलैंड। आप देखो चारों तरफ देखिए पानी से घिरा हुआ है और एक लैंड मास है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा है। अब बात करते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला या प्रायद्वीप। पेनिनसुला आपने खूब सुना होगा कि पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया खूब सुना होगा आपने। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पेनिनसुलर इंडिया खूब वर्ड देखने को मिलेगा। तो पेनिनसुला क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पेनिनसुला एक बॉर्ड, अगर हम देखें, एक लैंड मास होता है, ठीक है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। पेनिनसुलर क्या है? एक लैंड मास है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, ये है वाटर, यहां पे भी है वाटर यानी पानी, यहां पर भी है वाटर, लेकिन ये है लैंड। तो इसको क्या बोला जाएगा, इस स्ट्रक्चर को? पेनिनसुला। ठीक है, अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। या फिर ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पेनिनसुला। द वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन पेनिनसुला मीनिंग ऑलमोस्ट एन आइलैंड। इसका मतलब क्या है कि लगभग एक आइलैंड है, लेकिन क्या है कि तीन तरफ से ही घिरा है। चौथी तरफ से अगर ये घिर जाता तो ये आइलैंड हो जाता, लेकिन ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला इज अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला की बात करते हैं, आपको पता है कि भाई तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े पेनिनसुला की, तो सबसे बड़ा, जैसे कि आर्किपेलागो है, सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा था? सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा था? इंडोनेशिया। ठीक है, तो वहीं हम पेनिनसुला की बात करते हैं कि विश्व के सबसे बड़े पेनिनसुला की बात करें तो वो कौन सा है? अराबियन पेनिनसुला, कवरिंग अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स या फिर 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज बाउंडेड बाय वेस्ट by Red Sea on the east and Gulf of Aden and Arabian Sea, and on the east Persian Gulf and the Gulf of Oman। ठीक है, बात करते हैं प्रायद्वीप। पेनिनसुला को हिंदी में बोला जाता है प्रायद्वीप, इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत।
प्रायद्वीपीय भारत आप देखेंगे कि भारत का जो अगर हम देखें ये जो हिस्सा है, ये देखिए आप, ये प्रायद्वीपीय ही तो है। प्रायद्वीपीय भारत ही तो बोला जाता है इसको, क्योंकि ये 3 तरफ तो पानी है। यहाँ पर आप देखेंगे गल्फ, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है? ठीक है, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, और ये इंडियन ओशन। ठीक है, क्या है? इंडियन ओशन। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है? भारत का जो दक्षिणी भाग है या साउथ सदर्न भारत की बात करते हैं तो वो क्या है? पेनिनसुला। अब बात करते हैं हम, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है वो क्या है? अरेबियन पेनिनसुला। तो यहां पर आप देखिए अरेबियन पेनिनसुला, ये पानी से घिरा हुआ है एक, ये पानी से घिरा हुआ है दो, और ये पानी से घिरा हुआ है तीन। तो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा? पेनिनसुला। और दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अब अरेबियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो अरेबियन पेनिनसुला की बात करें तो यहां पर आप देखिए ये वही क्षेत्र है जहां पर क्या है? ऑयल, क्रूड ऑयल है, उसका प्रोडक्शन काफी होता है। ठीक है, तो अरेबियन पेनिनसुला की बात आपने देखा कि भाई कि अरेबियन पेनिनसुला है, ये इसके ईस्ट में क्या है? वेस्ट में क्या है? ये क्या है? वेस्ट में ये है रेड सी। ये क्या है? रेड सी। और ये क्या है? गल्फ ऑफ एदेन। ये क्या है? गल्फ ऑफ एदेन। ठीक है, गल्फ ऑफ एदेन, यहां पर आप देख सकते हैं। और ये क्या है? इंडियन ओशन। या फिर इसको ओशन की बात करते हैं तो ये पार्ट है, अब इंडियन ओशन का पार्ट है ये, लेकिन इसको अरेबियन सी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरेबियन सी भी बोला जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां पर कौन कौन से देश हैं, उनकी कैपिटल क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो अरेबियन पेनिनसुला है इसमें कौन कौन से देश हैं, एक तो आप देख लीजिए सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब है। तो इसकी जो कैपिटल है ये आपको याद होना चाहिए, रियाद। क्या है? रियाद। फिर बात करते हैं कुवैत। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी। इसके अलावा यहां पर हम देखते हैं कतर है। ये क्या है? कतर। इसकी जो कैपिटल है वो है दोहा। क्या है? दोहा। अब यहां पर लिख लीजिए कि यहां 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कतर में। इसके अलावा हम देखते हैं यहां पर एक और कंट्री है, वो है यूनाइटेड अरब
एमिरेट्स, यूएई जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसकी जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। इसकी कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और यूएई में हम देखते हैं, यूएई है, इसके जो यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं, इसकी कैपिटल क्या है? आबू धाबी। इसके जो भारत से जो रिलेशन है यूएई के, बहुत अच्छे हैं इस समय। यूएई के भारत से जो रिलेशन है इस समय बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ट्रेड, बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का। इसके अलावा यहां पर है ओमान, ठीक है। ओमान की जो कैपिटल है वो है मस्कट, ठीक है। ओमान में एक पोर्ट है जिसका नाम है दक्म, DAQM, या फिर दक्म। ये वो जो बंदरगाह है इसको भारत विकसित कर रहा है। इसको दक्म जो बंदरगाह है इसको क्या कर रहा है? भारत विकसित कर रहा है। भारत विकसित कर रहा है। यहां पर लिखते हैं बंदरगाह, ठीक है। इस जो बंदरगाह है इसको भारत विकसित कर रहा है ओमान में, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं यमन है। तो यमन है, इसकी जो कैपिटल है वो है सना, क्या है? सना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अरब पेनिनसुला है कि ये है क्या? कतर की दोहा, बहरीन, मनामा, बहरीन भी है यहाँ पर एक, ये है बहरीन, छोटा सा है आइलैंड बहरीन। मनामा इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गल्फ, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम पेनिनसुलर की बात करते हैं, पेनिनसुला की बात करते हैं, तो पेनिनसुला क्या है या प्रायद्वीप है उसके क्या कहेंगे, ठीक है। अब इंडिया की बात कर रहे थे हम कि भाई कि इंडिया है, जैसे कि भारत का मैप बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये पानी है, ये वाला पार्ट पोर्शन आपको पेनिनसुला दिख रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोला जाता है इसको? प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। क्या? पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है ये चीजें, पेनिनसुला क्या होता है? अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई पेनिनसुला है वो क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेट, इसको बोला जाता है हिंदी में जल संधि। क्या बोला जाता है? जल संधि, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? जल संधि। अब यहां पर हम देखते हैं कि जल संधि होती क्या है। जो दो वाटर बॉडीज होती हैं, कि एक वाटर बॉडीज ए है, ठीक है। एक वाटर बॉडीज को, जो वाटर बॉडीज होती है उनको सेपरेट करने के लिए एक लाइन होती है, उसको जल संधि बोला जाता है। इट इज ए नेचुरली फॉर्म नैरो टिपिकली नेविगेशनल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। दो वाटर की लार्जर बॉडी को कनेक्ट करने के लिए एक नैरो पास लाइन होती है, ठीक है। नैरो टिप नेविगेशनल वाटरवे होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जल संधि।
अगर हम हिंदी की बात करें तो यह प्राकृतिक रूप से बना संकरा आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग है जो पानी के दो बड़े पिंडों को या दो बड़े भागों को अलग करता है या फिर जोड़ता है। ठीक है, एक वाटर बॉडी ए ये है, इनके बीच में एक वाटरवे है नेविगेशनल, तो उसको बोला जाता है जल संधि। ठीक है, अब जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि बहुत सारी है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए वाटर, बहुत सारी जल संधियां हैं। ठीक है, जल संधि की बात करते हैं, बहुत सारी जल संधि है। इनको जल संधि के अलावा इनको क्या है, स्ट्रेट के अलावा इसको चैनल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैनल। क्या बोला जाता है इनको? चैनल। It most commonly refer to a channel of water that lies between two landmass, but it may also refer to navigational channel through a body of water that is otherwise not navigable. For shallow for example, because it is too shallow or because it contains an unnavigational reef. ठीक है, इनको जल संधि भी बोला जाता है, चैनल भी बोला जाता है। तो यहां पर हम कुछ जल संधि हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि जल से दो वाटर बॉडी को अलग करने के लिए एक नेविगेशनल चैनल होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट। और स्ट्रेट की बात करते हैं, इसको चैनल भी बोला जा सकता है, और इसको हिंदी में बोले तो जल संधि भी बोला जाता है। जल संधि, जल डमरू, ये हिंदी के हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है ये मलक्का स्ट्रेट। तो ये क्या है, जो अंडमान सागर है उसको साउथ चाइना सी से अलग करता है। देखो ऐसे कैसे, अगर हम देखते हैं, ये भारत है। ठीक है, यहां पर अंडमान एंड निकोबार है, यहां पर ये इंडोनेशिया के आइलैंड आने लग जाते हैं। ठीक है, यहां पर मलेशिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो जल संधि है इसको बोला जाता है मलक्का। ठीक है, ये क्या है? मलक्का। तो ये क्या है, यहां से तो साउथ चाइना सी है, ये क्या है? अंडमान सी है। ठीक है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है उसको मलक्का चैनल बोलते हैं, या मलक्का जलसंधि बोलते हैं, या मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि ये लोकेशन इसकी है इंडोनेशिया और मलेशिया। अब बात आती है पाक स्ट्रेट, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट। पाकिस्तान वाला पाक नहीं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, ये रहा भारत और ये रहा श्रीलंका। ठीक है, इनके बीच में जो स्ट्रेट है इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट। ठीक है, क्या बोला जाता है? पाक स्ट्रेट। फिर आता है सुंडा स्ट्रेट। क्या आता है? सुंडा स्ट्रेट। अब सुंडा क्या है, या आप देखिए यहां पर जावा सी और इंडियन ओशन, जावा सी और इंडियन ओशन को अलग करता है। तो जावा सी है ये या ये रहा। ठीक है, ये तो इंडियन ओशन है और ये जावा सी, तो इसको बोला जाता है सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट। फिर उसके बाद है युकाटन स्ट्रेट। युकाटन स्ट्रेट की बात करते हैं, ये मैक्सिको में है। युकाटन स्ट्रेट ये क्या है? मैक्सिको और क्यूबा, मैक्सिको एंड कैरेबियन सी को क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी, जो कैरेबियन सी है और गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इनको सेपरेट करता है युकाटन स्ट्रेट। ठीक है, क्या है? युकाटन स्ट्रेट। ये
क्लियर है? स्ट्रेट आपसे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप आने वाले टाइम पर भी पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ें बिल्कुल, क्योंकि जो स्ट्रेट होते हैं इनसे संबंधित एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता हो कि सुंडा से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पाक स्ट्रेट का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मलक्का स्ट्रेट का कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब चूंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, हम भारत का एग्जाम दे रहे हैं और भारत से संबंधित हैं ये। लेकिन कई बार एग्जाम में आपको डोवर स्ट्रेट भी पूछ लेंगे, ठीक है, बोस्फोरस स्ट्रेट भी पूछ लेंगे। तो उस टाइम पर क्या होता है, कई बार के बहुत टाइम पर के जब वो जल संधि किसी कारणवश न्यूज में रही हो तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम यूकाटन स्ट्रेट के बाद देखते हैं मैनिसा स्ट्रेट, इटली में है और ये कहां पर है, मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में। फिर उसके बाद है ओट्रेंटो स्ट्रेट, ठीक है, ये भी क्या है, इटली और अल्बानिया के लोकेशन पर है। और यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी, ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं इस स्ट्रेट के माध्यम से। इसके बाद है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ये आपका अरब पेनिनसुला है। गल्फ ऑफ अदेन और रेड सी, इन दोनों को सेपरेट करता है ये। यहां पर हम पीछे जाएं, ठीक है, ये देखो, ये क्या है, यहां पर हमने देखा, इसमें देख रहे थे बाब रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन एंड गल्फ ऑफ अदेन लोकेशन, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं यमन और जिबूती के बीच में है, ये देखो आप, ये जो स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट है, इसको क्या बोला जाता है, इस स्ट्रेट को बाब अल मंदेब स्ट्रेट, क्योंकि ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ यमन के पास में हम देखें कि जो इंडियन ओशन है या अराबियन सी है, इसको अलग करता है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के बाद हम देखते हैं कुक स्ट्रेट, बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूजीलैंड में है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन से अलग करता है इसको, ठीक है। तो ये कुक स्ट्रेट है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा है मोजाम्बिक स्ट्रेट। मोजाम्बिक स्ट्रेट क्या है, मोजाम्बिक एक देश है अफ्रीका में, उसको इंडियन ओशन से अलग करता है, ये है मोजाम्बिक स्ट्रेट, ठीक है। मोजाम्बिक स्ट्रेट क्या है, मोजाम्बिक को इंडियन ओशन से अलग करता है मोजाम्बिक स्ट्रेट। देखो अगर आप तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, देखो ये अफ्रीका आता है, ये यूं ऐसे करके आता है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद ये अरब पेनिनसुला आता है, ये रेड सी आ जाता है, ये अरब पेनिनसुला आ जाता है, फिर यहां से यूं आता है इंडिया और यूं आ जाता है, ये देखो आप, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं ये है मोजाम्बिक, और ये क्या है, ये पूरा के पूरा क्या है, इंडियन ओशन। तो यहां पर जो मोजाम्बिक है, ये जो स्ट्रेट है, ठीक है, इसको बोला जाता है मोजाम्बिक स्ट्रेट, या फिर मोजाम्बिक जल संधि, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल की बात करते हैं, तो नॉर्थ चैनल है आयरिश सी और अटलांटिक सी। अटलांटिक को आयरलैंड से अलग करता है, ये कौन सा है, नॉर्थ चैनल। अटलांटिक को आयरलैंड से अलग करता है, तो ये कौन सा चैनल है, नॉर्थ चैनल। ऐसे ही है टॉरस
स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट। अब टॉरस स्ट्रेट क्या है? अराफुरा सी है और गल्फ ऑफ पपुआ है, उसको ज्वाइन करता है। ये अफ्रीका में गल्फ पपुआ, ठीक है, सॉरी, गल्फ ऑफ, जो गल्फ है पपुआ न्यू गिनी है, ये भारत के साउथ में है। जो ऑस्ट्रेलिया है, जो छोटे छोटे आइलैंड है इंडोनेशिया के साउथ में है, पपुआ न्यू गिनी, वहां पर है ये स्ट्रेट। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, ये यहां पर हम देखते हैं, यहां पर है पपुआ न्यू गिनी, नीचे फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया है, उनके बीच में जो है वो है टॉरस स्ट्रेट। बेस स्ट्रेट, बेस स्ट्रेट की बात करते हैं, तस्मानिया सी एंड साउथ सी ऑस्ट्रेलिया में है। तो अगर हम बात करते हैं बेस स्ट्रेट कहां पर है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट क्या है? बेरिंग सी और चुक्सी सी, ये दोनों को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। इसके अलावा है बॉन फासियो स्ट्रेट। बॉन फासियो स्ट्रेट है, वो क्या है? मेडिटेरियन सी में है, स्थित है, और ये यहां क्या है? कोरस्का एंड सार्डिनिया, इनको ज्वाइन करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ये एल्गी की वजह से चर्चा में रहा था। ये यहाँ पर हम देखते हैं, जो इटली है, सॉरी टर्की है, वहाँ पर ब्लैक सी है और मरमरा सी है, इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट होता है, तो उसको बोला जाता, वो स्ट्रेट है, वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ड्रेडेन लीज स्ट्रेट वहीं पर ही है, टर्की में। तो ये क्या है? मरमरा सी को एजियन सी से जोड़ता है। मरमरा सी को किससे जोड़ता है? एजियन सी से जोड़ता है, तो उसको बोला जाता है ड्रेडेन लीज स्ट्रेट। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डेविस स्ट्रेट है, जो आपने सुना होगा, बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये ग्रीनलैंड कनाडा को जोड़ता है, तो सेपरेट करता है या जोड़ता है, कोई भी कुछ भी बोले हम। ठीक है, इसके अलावा डेनमार्क स्ट्रेट है और डोवर स्ट्रेट है और फ्लोरिडा स्ट्रेट है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट हैं जितने भी, आपको करना ये है, यहां पर आपको मैंने ये सारे जो महत्वपूर्ण स्ट्रेट हैं ये आपको इसमें दिए हुए हैं। अब आपको करना ये है कि आपको एटलस लेना है और सारे स्ट्रेट है वो देखने हैं। एटलस में कहां पर है, किन वाटर बॉडीज को ये जोड़ते हैं या सेपरेट करते हैं, इन दोनों, मतलब किन किन वाटर बॉडी को ये जोड़ रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं, ये आपको चेक करके पता करना है। ठीक है, किसमें? एटलस में। और एटलस में अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक दिन देखोगे तो आधे चैनल आपको याद हो जाएंगे या आधे स्ट्रेट याद हो जाएंगे। क्योंकि एटलस में अगर आप देखोगे इनको, मैंने यहां पर एटलस इसलिए नहीं लाया, ठीक है, ये इसलिए एटलस पे नहीं दिखाए क्योंकि आप क्या करोगे फिर, आपको ये करना ये है कि जो स्ट्रेट्स हैं इनको आपको क्या है, एटलस में देखना है। क्या करना है? एटलस में देखना है। ठीक है, जितने भी स्ट्रेट हैं ये आपको नेक्स्ट जो बच रहे हैं, जैसे कि हॉर्मुज है, ये भी आपको जो हमारे आसपास ही है, हॉर्मुज एशिया में ही है। अब आपको पता करना है एशिया में हॉर्मुज स्ट्रेट कहां पर है। ठीक है, इसके लिए आप एटलस लें, ठीक है, एटलस में खोजें तो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, हडसन है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो बहुत पॉपुलर है, जिब्राल्टर, ये भी आपको पता करना है। ठीक है, यहां पर ये आपके कुछ स्ट्रेट हैं, ये आपको पता करना है। इसके कुछ फैक्ट बता देता हूं। द स्ट्रेट हैव कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बीइंग जिब्राल्टर, बाब अल मंदेब, बॉस्फोरस, टॉरस एंड स्ट्रेट सेपरेट दैट कॉन्टिनेंट्स। अगर आप देखिए कि ये इसका महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ आप देखिए कि यहाँ अगर हम देखें, चाइना की बात करते हैं, ठीक है,
ये जो स्ट्रेट हैं नेट नैरो वाटर बॉडीज होती हैं वहीं पर होते हैं। अब आप देखो नैरो वाटर बॉडीज होती हैं, अब यहाँ से क्या है, चाइना का जो भी व्यापार होता है वो मलक्का स्ट्रेट से होता है। अगर चाइना कोई भी क्रूड ऑयल मंगाता है ईरान से तो मलक्का स्ट्रेट से वो जाता है। अब मलक्का स्ट्रेट से अगर वो जाएगा, अगर मलक्का स्ट्रेट है इसको बंद कर दिया जाए तो चाइना का ट्रेड में प्रॉब्लम आ जाएगा। पूरी दुनिया को चाइना अगर माल भेज रहा है यूरोप में तो मलक्का स्ट्रेट से वो गुजर रहा है, अगर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन पर नियंत्रण किसी का हो जाए ना तो वो भी बड़ी बात होती है। वॉर के टाइम पर अगर ऐसी कुछ चीज आ जाती है स्ट्रेटेजिकली, तो यहाँ पर ये आप देखें स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मोजाम्बिक स्ट्रेट इज ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। जो मोजाम्बिक स्ट्रेट है जो इंडियन ओशन में है, ये क्या है, सबसे चौड़ा स्ट्रेट है या जलसंधि है पूरी दुनिया की। डेनमार्क स्ट्रेट या ग्रीनलैंड स्ट्रेट इज द वाइडेस्ट स्ट्रेट, सबसे बड़ा है, ठीक है, मोजाम्बिक। और वाइडेस्ट सबसे चौड़ा है, ये है डेनमार्क। द नैरोएस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, अब बताओ बॉस्फोरस कहां पर पड़ा था हमने, टर्की। ध्यान से देखो, कहां पर, टर्की, जो क्या कर रहा था, ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ रहा था। किससे, ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ रहा था, तो वो कौन सा था, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये क्या है, सबसे नैरो स्ट्रेट है पूरी दुनिया का। स्ट्रेट दैट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका इज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या है, अमेरिका और एशिया को अलग करता है। कैसे, अगर आप देखिए, आप ये क्या है, जैसे चाइना की बात करते हैं, चाइना, ये देखो, ये चाइना आता है, फिर ऊपर हम देखते हैं कि रसिया आ जाता है, यहाँ पर रसिया आ जाता है, फिर इसके बाद ये अमेरिका आ जाता है, अमेरिका वाला, ये बीच में प्रशांत महासागर है या पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन है, जापान है वो यहाँ पर है पैसिफिक ओशन में, आपको पता ही है, फिलीपींस यहाँ पर कहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्ट्रेट ये है बेरिंग स्ट्रेट, अमेरिका रसिया का ये पार्ट एशिया में है, तो एशिया को अमेरिका से अलग करने वाला जो स्ट्रेट है वो है बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट। बेस स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। तस्मानिया एक सी है ऑस्ट्रेलिया में, तो मेन ऑस्ट्रेलिया लैंड है और तस्मानिया सागर है, उन दोनों को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है वो है बेस स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। तो जिब्राल्टर है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। वहीं सुंडा स्ट्रेट सैलोएस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। सुंडा जो कि भारत, अगर हम देखें इंडियन ओशन में है, ये क्या है, सबसे उथला यानी सैलो, सबसे उथला स्ट्रेट है या जल संधि है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे मोजाम्बिक स्ट्रेट की, जैसे कि हमने स्ट्रेट की बात की है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गल्फ या फिर खाड़ी, हिंदी में बोलते हैं खाड़ी। तो आपने कई बार देखा होगा, खाड़ी देश के बारे में बहुत सुना होगा कि खाड़ी देश हैं। तो खाड़ी होता क्या है, गल्फ एक्चुअली है क्या, गल्फ एक्चुअली है क्या, तो गल्फ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो गल्फ अभी हमने एक बार देखा था कि भाई के पेनिनसुला में क्या था कि 3 साइड में तो पानी था और एक साइड लैंड था। पेनिनसुला में क्या था, 3 साइड में पानी था और एक साइड लैंड था। और लेकिन यदि पेनिनसुला को उल्टा कर दिया जाए, पेनिनसुला को उल्टा कर दिया जाए, ये तो लैंड हो और ये वाटर, तो इसको क्या बोला जाएगा, गल्फ, ठीक है। इट इज पोर्शन ऑफ ओशन दैट पेनेट्रेट्स लैंड। गल्फ vary greatly in size, shape and depth. They are generally larger and more deeply intended than bays. ठीक है, ठीक है। क्या है कि अगर हम देखते हैं कि गल्फ होता है, जैसे कि गल्फ और बे दोनों एक ही बात है, लगभग दोनों एक ही बात हैं, गल्फ और बे। लेकिन क्या होता है, जो गल्फ होता है उनका साइज बड़ा होता है और बे का साइज छोटा होता है, ठीक है। इट इज अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनेट्रेट्स लैंड। गल्फ वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड डेप्थ।
ये क्या है, इनमें डेप्थ बहुत ज्यादा होती है गल्फ में, साइज बड़ा होता है, ठीक है, और शेप भी इनका बड़ा ही होता है। और जबकि बे, बे यानी गल्फ खाड़ी, ठीक है, और बे भी क्या है, खाड़ी। तो इंग्लिश में हम गल्फ और बे अलग अलग हैं, हिंदी में हम देखें खाड़ी देश और बंगाल की खाड़ी एक ही नाम आ रहा है, ठीक है, खाड़ी देश या फिर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, हिंदी में खाड़ी देश या बंगाल की खाड़ी अलग अलग नाम नहीं आ रहा है, एक ही नाम आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको गल्फ कंट्रीज। और यहां पर बंगाल की खाड़ी बोलेंगे बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर अलग अलग हो गया ना, यहां पर या फिर बंगाल गल्फ बोलना चाहिए था। तो लेकिन यहां पर हम देखते हैं खाड़ी देश और बंगाल की खाड़ी हिंदी में तो सेम ही है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है, गल्फ एंड बे। तो गल्फ क्या है तो सेम, लेकिन साइज का फर्क है, पेनिट्रेट अगर हम देखें जो डेप्थ है उसका फर्क है, ठीक है, और शेप का फर्क है, ठीक है। दे आर, गल्फ की बात कर रहे हैं जो कि बड़ी होती है साइज में, दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड देन बेज, ठीक है। यहां जो पानी होता है वो उथला नहीं होता है, बे की तुलना में ज्यादा गहरा होता है। बंगाल की खाड़ी है उसको बे क्यों कहा गया है, गल्फ क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि जो बंगाल, जो गंगा नदी है, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा है, तो डेल्टा से क्या है, बहुत ज्यादा डिपॉजिट आ गया है। अब डेल्टा से बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गया है तो उससे क्या हुआ कि इसकी जो गहराई है तो कम हो गई है, तो अब गहराई कम है तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, बे, ठीक है। दे ऑफन मेक एक्सीलेंट हार्बर, ठीक है। अब ये जो बे है उसमें एक्सीलेंट हार्बर नहीं होते हैं, जबकि गल्फ है उनमें एक्सीलेंट हार्बर होते हैं। हार्बर मतलब बंदरगाह। क्यों, क्योंकि जो बे होती है वो गहरी, सॉरी, गल्फ होती है वो गहरी होती है, और बे है वो छिछली होती है, उथली होती है। तो जो गहरी होंगी तो वहां पर जो स्टीमर हैं या जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, उनका तैरना आसान रहेगा गल्फ में, और जबकि बे में आसान नहीं रहेगा क्योंकि वो उथला रहता है, छिछले पानी में कैसे जो जहाज है वो तैरेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑफन मेक एक्सीलेंट हार्बर इफ वी टॉक अबाउट गल्फ। मैनी इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर आर लोकेटेड ऑन गल्फ। तो अगर हम देखें जब यहां पर बहुत सारे हार्बर बन सकते हैं तो इंपोर्टेंट जो ट्रेड के लिए हम देखें कि ट्रेडिंग सेंटर हैं वो गल्फ में ही हैं, ठीक है। क्रीक है वो सबसे बड़ा होता है, गल्फ है उसका साइज है बे से बड़ा होता है, और बे से छोटा होता है बाइट। ऑल आर सेम इन नेचर बट डिफर इन साइज। सबका नेचर सेम है, आपको बस एक ही याद रखना है गल्फ और बे का। गल्फ और बे सेम ही होते हैं कि तीन साइड में तो लैंड होता है और एक साइड में वाटर होता है, लेकिन साइज में यदि बड़ा है तो उसको बोला जाएगा गल्फ, यदि साइज में छोटा है तो उसको बोला जाएगा बे, और गहरा है तो उसको बोला जाएगा गल्फ, और छिछला है तो उसको बोला जाएगा बे, ठीक है। तो यहां पर हम बे ऑफ बंगाल और गल्फ, पर्सियन गल्फ, इनमें अंतर क्यों कर रहे हैं, पर्सियन गल्फ इसलिए बोला है, उसको बे नहीं बोला है क्योंकि वो क्या है, गहरे हैं, गहराई ज्यादा है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देखो, ये आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, क्या देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल। यहां से नदी आती है, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा है, यहां पर देखो गंगा नदी का डेल्टा आपको दिख रहा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, छिछला है, ये गहरा नहीं है, तो यहां पर जो बंदरगाह है वो आसानी से नहीं बन पाते हैं, ठीक है, गल्फ की तुलना में। हालांकि बंदरगाह है लेकिन क्या है, ये गहरे नहीं है, तो यहां पर दिक्कत होती है। अब आप बात करते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन की। एब्सोल्यूट लोकेशन या सटीक स्थान, हमने अभी तक
क्या एब्सोल्यूट लोकेशन किसे कहेंगे या फिर सटीक स्थान किसे कहेंगे? तो एब्सोल्यूट लोकेशन आपको पता है कि जो अक्षांश और देशांतर जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो एब्सोल्यूट लोकेशन होती है। मैंने आपको बताया था यदि मैं 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हूं एंड 50 डिग्री या फिर 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हूं, तो इन दोनों को जो एक दूसरे को काटेगा पॉइंट उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट लोकेशन। लाइक इट इज अर्थ, ठीक है। यहां पर हमने लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला था, ठीक है। यहां पर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का हम मानते हैं यहां पर लैटिट्यूड है। ये क्या है? 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे ही प्राइम मेरिडियन मान लीजिए ये है सीधी, तो ये तो 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहां कहीं होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो 60 डिग्री में ये देखिए ये जो पॉइंट है ये है 45 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्ट। तो इसको क्या बोला जाएगा? सटीक स्थान या फिर एब्सोल्यूट लोकेशन। क्या बोला जाएगा? सटीक स्थान या फिर एब्सोल्यूट लोकेशन। बात करते हैं एक्वीफर। एक्वीफर क्या होते हैं? एक्वीफर आपने खूब सुना होगा, ठीक है। एक्वीफर क्या होते हैं ये आपने सुना होगा। अब ये आप देखिए, एन अंडरग्राउंड रिजर्वियर ऑफ वाटर विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर सरफेस यूज। जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो रिजर्व है अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व को, उसको बोला जाता है एक्वीफर। क्या है? पानी का एक भूमिगत जलाशय जिसे सतही उपयोग के लिए निकाला जा सकता है। पानी का जो भूमिगत जलाशय है या फिर जो ग्राउंड वाटर है जिसको सतही उपयोग के लिए निकाला जा सकता है उसको बोला जाता है एक्वीफर, ठीक है। अगर हम देखें ये सतह है और ये यहां पर जलाशय है, ठीक है, नीचे। तो अब इसको हम क्या है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सतही उपयोग के लिए, सरफेस में जो उपयोग है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारी जरूरत के लिए हम बोरिंग लगवाते हैं ना, तो वो ही है ये, ठीक है। तो एक्वीफर क्या है? एन अंडरग्राउंड रिजर्वियर वाटर विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर सरफेस यूज। अब ये जो वाटर है, जो एक्वीफर है, इसकी अगर हम देखें तो ये रिजर्वियर है, ठीक है, अंडरग्राउंड। ये हम क्या है, अब ये दिक्कत ये है कि हमें पता है कि ये रिजर्वियर है और इनका उपयोग हम खूब करते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में भी खूब करते हैं इसका उपयोग। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सरफेस वाटर है ये कम है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में नदियां नहीं है, सरफेस वाटर है वो कम है, नदियां नहीं है। नदियों में जो पानी है या झील होती हैं उनको सरफेस वाटर बोलते हैं। तो सरफेस वाटर अगर कमी है तो क्या है, एक्वीफर में जो पानी है या पानी भूमिगत जलाशय है उसका उपयोग किया जाता है। तो भूमिगत जलाशय का उपयोग किया जाता है तो हम देख रहे हैं, तो हम भूमिगत जलाशय का उपयोग इतना कर चुके हैं कि कई जगह ये इतना लेवल नीचे चला गया है कि वो रेड आने लगा है। ये हमने उपयोग कर लिया है जितना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो भूमिगत जलाशय होता है, ये एक्वीफर की बात करते हैं, ये भूमिगत जलाशय होता है। इसका उपयोग इंसान करता है खान अपने लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। अब ये क्या है कि जो भूमिगत जलाशय है ये समय के साथ रिचार्ज होता है। रिचार्ज कैसे होता है? जैसे कि बारिश होती है तो बारिश में जो
सीपेज के माध्यम से पानी है नीचे चला जाता है और ये जो एक्वीफर है वो रिचार्ज होता रहता है। लेकिन हमारे जो कंज्यूम करने की बात करते हैं, हम उपयोग करने की बात करते हैं, तो इसको हम इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं कि जितना रिचार्ज नहीं हो पाता। अगर साल में हम एक 100 यूनिट रिचार्ज होता है तो हम उपयोग करते हैं 120 यूनिट या 200 यूनिट, 150 यूनिट या 200 यूनिट। साल में यदि 120 यूनिट रिचार्ज होता है, हम यूज करते हैं 200 यूनिट, 250 यूनिट। तो इसलिए क्या है, जितना रिचार्ज नहीं होता है उससे ज्यादा हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जितना रिचार्ज होता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। अब इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस के लिए, ठीक है, इसके बारे में अवेयर करने के लिए अटल भूजल योजना वो शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2020 से। कब से शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2020 से। अब इसमें क्या है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है किसके बारे में, कि भाई कि भूजल है उसको रिचार्ज कैसे करें, ठीक है, और कैसे आप इसका उपयोग करें। अब इसमें हम बात करते हैं तो इसमें भारत सरकार तथा विश्व बैंक भारत सरकार तथा विश्व बैंक वित्त उपलब्ध करा रहे हैं। वित्त यानी फाइनेंस उपलब्ध करा रहे हैं। जो इनका रेशियो है, इनका जो रेशियो है वो 50-50% है। जो भी खर्च होगा उसमें 50% भारत सरकार देगी और 50% विश्व बैंक देगी अनुदान। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्वीफर है इनको रिचार्ज करने के लिए भारत सरकार योजना चला रही है। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू है। इसमें जो विश्व बैंक है और भारत सरकार ये दोनों सहायता कर रहे हैं, एक ये दोनों के माध्यम से चल रहा है। तो इसमें जो दोनों का वित्त है वो 50-50% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉल, मैंने आपको अभी कोरल रीफ की हम बात कर रहे थे। ठीक है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, ठीक है, कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति, ठीक है, कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति। अब आप बात करते हैं कोरल रीफ की बात करें तो कोरल रीफ है क्या? कोरल क्या है? कोरल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोरल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, एक कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे कोरल रहते हैं। ठीक है, एक साथ बहुत सारे कोरल रहते हैं। तो कोरल बहुत सारे कोरल जब मर जाते हैं या कुछ कोरल हैं तो उनसे उनके जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन कैल्शियम होता है इनमें, ठीक है, कैल्शियम होता है इसके स्केलेटन में। तो कैल्शियम के माध्यम से एक ऐसा जगह सी बन जाती है, उसको बोला जाता है एक आइलैंड। एक इतनी ज्यादा ये कॉलोनी में रहते हैं, मतलब कॉलोनी का मतलब हो गया एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं तो इनसे क्या है, एक आइलैंड का शेप ले लेते हैं। तो इनसे बनने वाले आइलैंड होते हैं वो कोरल रीफ आइलैंड होते हैं। तो कोरल रीफ आइलैंड हैं, उनमें से एक आइलैंड का प्रकार है जिसको बोला जाता है एटॉल। क्या बोला जाता है? एटॉल, ठीक है।
एटॉल क्या है? इसमें क्या होता है कि भाई कि एटॉल एक कोरल के एक आइलैंड होता है, कोरल वाला, ठीक है? कोरल वाला आइलैंड होता है, इसके बीच में लेगून्स होती है, लेगून होती है, इसके बागी समंदर है, ओशन है। इस जो लेगून होती है बीच में, बाकी कोरल होते हैं, इनसे बनने वाली शेप होती है, उसको बोला जाता है एटॉल। एटॉल एक मूंगा चट्टान है जो उथले लेगून को घेरती है। ये क्या है? उथले लेगून है, एक लेगून है और उसके चारों ओर कोरल है। एक उथले लेगून है, उसको घेरने वाली जो कोरल होती है, इसको बोला जाता है एटॉल। क्या बोला जाता है? एटॉल। इसको क्या बोला, या फिर इसको बोले एटॉल भित्ति। ठीक है? आपको पता है कि कोरल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है? कोरल के बारे में हल्का सा ये आप देखो, आप कोरल अगर आप देखो, ये जो मैंने अभी बताया, अब आप देखो, ये देखो, ये कोरल से बनी हुई चट्टान है। ये बीच में, ये देखो आप, ये बीच में बने, ये चट्टान बनी हुई है। देखो यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हैं। ये बीच में क्या है? लेगून है। और इसको क्या बोला जाता है? एटॉल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एटॉल। यहां पर हम देखते हैं व्हाट मेक्स अ कोरल रीफ। कोरल रीफ है, किसे कहेंगे कि भाई कोरल रीफ क्या होती है? कोरल एक जीव होता है, ठीक है? क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? यहां पर कोरल आर लिविंग ओशियन ड्वेलिंग एनिमल, यानी कि समंदर में रहने वाले जीव होते हैं कोरल। क्या होते हैं? समंदर में रहने वाले जीव होते हैं कोरल। जैसे मछलियां रहती हैं, वैसे ही समंदर में एक जीव रहता है, कोरल। अब छोटे जीव होते हैं ना, वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? कॉलोनी में रहते हैं। आपने छोटी छोटी मछलियां देखी होंगी कि वो झुंड में रहती हैं, क्योंकि वो सुरक्षा नहीं कर सकती। जो पावरफुल नहीं होते हैं, वो झुंड में रहना पसंद करते हैं सामान्यतः। ये नेचर है। तो कोरल भी क्या है कि झुंड में रहता है, मतलब एक कॉलोनी रहती है, और कॉलोनी में करोड़ों कोरल्स होते हैं। कॉलोनी में कितने? करोड़ों कोरल्स होते हैं, अरबों कोरल्स होते हैं। ठीक है? कोरल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ओशन dwelling animal. Each individual coral exists as colony consisting of multiple small identical coral polyps. ठीक है? एक को बोला जाता है कोरल पॉलिप्स, पॉलिप, कोरल पॉलिप। तो बहुत सारे कोरल पॉलिप होते हैं, वो मिलके कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। तो और इसमें जिंदा भी होते हैं, कुछ मरे हुए होते हैं, तो उनके जो स्केलेटन होता है, उससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि उससे आइलैंड बन जाता है। ठीक है? Wherever coral make up the foundation of underwater habitat, a coral reef occurs. कोरल रीफ आर कॉम्प्लेक्स मराइन इकोसिस्टम। अगर आप देखें, सबसे सुंदर इकोसिस्टम की बात करते हैं, वो आपको कोरल के सराउंडिंग ही मिलता है। सुंदर सुंदर सी मछलियां हैं, ये आप देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर से मूंगे की चट्टानें होती है ना, जो आपको अधिकतर देखें डिस्कवरी में आप देखेंगे, या फिर कोई भी चैनल में देखते हैं, जो समंदर के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत सुंदर सुंदर सी मछलियां हैं और मूंगे की चट्टानें होती हैं, तो कोरल रीफ ही होती हैं। कोरल रीफ की एक और खास आदत होती है, जहां पानी है वो, अगर हम देखें, स्वच्छ पानी होता है, जहां पर डस्ट नहीं होता है पानी में, वहां पर ही ये कोरल रहती हैं। जहां पर अगर पानी गंदा हो जाता है, तो वहां पर कोरल नहीं रहती हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो अगर जहां पर कोरल रीफ है, तो वहां पर पानी स्वच्छ होता है। अगर कोरल रीफ है, उनमें प्रॉब्लम आने लग गई, ब्लीचिंग होने लग गई, या इनकी डेथ होने लग गई, तो मतलब ये है कि जो वाटर स्वच्छता है वो कम हो गई है। ठीक है? तो कोरल है, बहुत सेंसिटिव जीव होता है। अब बात आती है कि भाई कि ये मछली के जैसे होते हैं, स्वयं खाना खाते हैं या नहीं? नहीं, ये ऐसे नहीं होते हैं। तो क्या होता है, इनमें एक एल्गी होती है, जिसका नाम होता है जूजेंथैली। क्या नाम होता है? जूजेंथैली।
सिंबॉलिक एल्गी होती है जूजेंथेली। ठीक है, जूजेंथेली, जूजेंथेली एल्गी होती है, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाती है और ये कोरल को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कोरल हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोरल रीफ पाई जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोरल रीफ पाई जाती है भारत में। तो भारत की बात करते हैं तो कोरल भारत में पाए जाते हैं। तो भारत, आप ध्यान रख लेना, कोरल रीफ आपसे एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, जो लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल से ही बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। Coral reef are complex marine ecosystem that includes diverse collection of colorful fish and other sea creature. But what is that allow corals to grow and support so much wildlife? क्या है आखिर कि कोरल इतनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ है वहां पर मिल जाती है, या फिर बायोडाइवर्सिटी है, या फिर जो जैव विविधता है वो इतनी मिल जाती है, या समंदर की विविधता है वो मिल जाती है। वन कोरल इज मेड ऑफ मैनी पॉलिप्स। पॉलिप्स मैंने अभी आपको बताया, पॉलिप्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोरल कॉलोनीज। एक पॉलिप है, वो बहुत सारे पॉलिप्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। दे आर स्मॉल कलरफुल एंड एसेंशियल फॉर करल टू ग्रो, ईट, रिप्रोड्यूस एंड रिकवर इफ इंजर्ड। ठीक है, कलर बिल्ड कोरल रीफ्स, कोरल्स बिल्ड कोरल रीफ्स, और कोरल रीफ प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। जो रीफ बनती है ना, कोरल रीफ, ये क्या है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको शेल्टर यानी आवास और फूड उपलब्ध कराती है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें छोटे छोटे जीव है आसानी से छुप सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, बहुत सारी रंगीन मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं तो वहां पर आप देखें, अगर अगर आप डाइव करते हैं समंदर के अंदर तो वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोरल रीफ है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर किसे कहेंगे भाई, जैव मंडल किसे कहेंगे। आपने सुना होगा कि भाई कि बायोस्फीयर क्या है। हाइड्रोस्फीयर भी होता है, जलमंडल भी होता है। बायोस्फीयर क्या है, बायो बायोस्फीयर वो मंडल है जहां पर पृथ्वी पर पौधे और पशु का जीवन है। जहां पर पौधे, पशु रहते हैं तो, या पक्षी रहते हैं तो वो क्या है, बायोस्फीयर। लो, ठीक है, अब बात करते हैं कॉल्डेरा की। कॉल्डेरा क्या है, कॉल्डेरा, ठीक है, कॉल्डेरा क्या है, तो भाई कि कॉल्ड, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी होते हैं, आपको पता है कि ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होते हैं, क्या कैसा होता है। ठीक है, ज्वालामुखी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो टेक्टोनिक प्लेट का आपको पहले पता होना चाहिए हल्का सा। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट है जैसे कि ए प्लेट है और बी प्लेट है। ठीक है, यदि ये एक दूसरे के करीब मूवमेंट है इनका, तो ये एक दूसरे से टकराएंगी। ठीक है, तो यहाँ जो, अगर हम देखें टेक्टोनिक प्लेट है, ये क्या करते हैं कि ये जो, अगर हम देखें जो लावा है उस पर तैर रही हैं, ऐसा मानना है। यहाँ पर लावा है, ऐसे चलेंगी तो लावा इस गति करेगा, तो बी प्लेट इसके ए के नीचे चल जाएगी, या ए प्लेट जो भी हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर आ जाएगी तो इसमें जो लावा है ये ऊपर आ जाएगा, तो इससे जो लावा है उससे ज्वालामुखी बनता है। ठीक है, तो इससे जो ज्वालामुखी बनता है वो विस्फोटक ज्वालामुखी बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब विस्फोटक ज्वालामुखी बनता है, लावा ऊपर आता है। अब लावा ऊपर आने के बाद
लावा ऊपर आने के बाद क्या है कि अगर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो ऊपर के भाग को उड़ा देता है। जैसे कि अगर आप देखो कि कुकर है, अब इसमें इतना, अब देखो हीट है, गर्मी है, ये आपको पता है इस अर्थ में। अब गर्मी है तो इसमें क्या है, यदि ऐसी गैसेस बहुत ज़्यादा बन जाएँ, अगर गैसेस बहुत ज़्यादा बन जाएँ तो और ऊपर जाएँगी तो उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ना। गैसेस जब ऊपर की साइड में जाएँगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब अगर ये ऊपर ढका हुआ है, ठीक है? जैसे कुकर का आप देखते हैं, बहुत अगर सीटी आप बंद कर दो, ठीक है? सीटी नहीं लगाएँ हम, कुकर में सीटी इसलिए लगी होती है कि जो भी प्रेशर है वो निकल जाए फटने की स्थिति में। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जब प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर का भाग उड़ जाता है, और ऊपर का भाग जो उड़ जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉल्डेरा। उसको क्या बोला जाता है? कॉल्डेरा। A ball shaped circular depression caused by destruction of peak of a volcano, crater lake. Oregon is a caldera and not a crater. ठीक है, तो जो बॉल शेप जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोला जाता है कॉल्डेरा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखो, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वो अमेरिका में है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका में है, बहुत पॉपुलर है इसलिए आपको पता होना चाहिए। वहां पर अगर हम देखें, जो गीजर है, ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई कि जो कॉल्डेरा है, ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉल्डेरा। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्डेरा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसस। आपने खूब सुना होगा जनगणना। जनगणना या फिर जनसंख्या की गणना, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेंसस। एन इन्वेस्टिगेशन या काउंट ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का काउंट क्या कहलाता है? जनगणना या फिर सेंसस, या जनसंख्या की गणना, जनसंख्या। ठीक है, तो यहां पर हम सेंसस की बात करते हैं। ठीक है, जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना क्या है? जनसंख्या की गणना है, जो कितने लोग हैं। अब जनगणना की बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं तो भारत में ऋग्वेद में भी जनगणना की बात हुई है। अब जनगणना क्यों होती है, पहले हम बात करें कि भाई कि क्यों आवश्यकता है जनगणना की। देखो, जनगणना की आवश्यकता है, वो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि भारत सरकार को कुछ भी योजना बनानी है तो उसके पास कुछ डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब है कि मतलब उसको पता होना चाहिए कि भाई कि कितने लोग किस स्थिति में हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग कितना कमा रहे हैं। मान लो सरकार ने लिमिट रखी 10,000, जो महीने कमाते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1 लाख से ऊपर। अब सरकार ने देखा कि भाई कि 10,000 से कम कितने लोग कमा रहे हैं, सरकार 20,000 से कम कितने लोग कमा रहे हैं, 30,000 से कम कितने लोग कमा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा कितने लोग कमा रहे हैं। तो सरकार को अगर इसमें डेटा होगा, अब सरकार को गरीबों को अपलिफ्ट करना है तो सरकार को, वैसे ही सरकार, अगर सरकार के पास डेटा होगा तो सरकार योजना बना सकती है। अगर भारत से देखा कि भारत के 50% लोग 10,000 से भी कम कमाते हैं तो भारत सरकार उन 50% लोगों के लिए काम करेगी, क्योंकि हमें पता है कि इतने लोग कम हैं, मतलब बहुत कम कमा रहे हैं 10,000 लोग। ठीक है, तो सरकार को पता है कि 50% लोग हैं तो सरकार रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से लगाएगी कि भाई कि बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं तो इसी हिसाब से उसमें पैसा खर्च किया जाएगा। क्योंकि सरकार को पता है यदि जनगणना नहीं होती तो सरकार को क्या पता होता।
अब सरकार को ये भी पता है कि भाई कि अब यहाँ पर देखते हैं कि सरकार देखती है कि भाई कि कितने लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो जनगणना है कि व्यवसाय है, कितने लोग क्या कमा रहे हैं, जो 0 से 6 साल के हैं वो कितने लोग हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ठीक है। अगर हम देखें अगर हम देखें कि महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितनी हैं और लिंगानुपात या सेक्स रेशो है वो कितना है, कि सेक्स रेशो देखो जनगणना होती है, इसमें मेल फीमेल काउंट होता है, फीमेल काउंट, फिर इसके अलावा सेक्स रेशो की है, सेक्स रेशो, ठीक है। सेक्स रेशो का मतलब होता है कि भाई कि जो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। जैसे कि अगर हम देखें 2011 की जनगणना जो लेटेस्ट की बात करते हैं, हालांकि 2021 की होनी चाहिए लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसमें 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। मतलब जो लिंगानुपात है भारत का 943 है। तो आप देखो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, कहीं ना कहीं महिलाओं को, अगर हम देखें कि महिलाएं पैदा होने से पहले ही मार दी जाती हैं, इतने पीसीपीएनडीटी एक्ट के बाद भी ये रेशो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कि 943 रेशियो है, तो सरकार उसी हिसाब से, जनगणना है इसलिए की जाती है कि सरकार उसी हिसाब से रिएक्ट कर सके, कोई भी समस्या आए उसका समाधान उसी हिसाब से लगा सके कि कितने नंबर में लोग हैं। और अगर मान लो सेक्स रेशियो गिर रहा है तो सरकार उसी हिसाब से योजनाएं बना सके, उसी हिसाब से एक्ट ला सके। अगर ये फियर बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो तो सरकार एक्ट ला सकती है और लोगों को सजा दे सकती है, ठीक है। तो जनगणना है ये सरकार को नीतियां बनाने के लिए और सरकार को कार्य करने के लिए एक दिशा बताती है। अगर जनगणना ना हो तो ये दिशा नहीं मिल पाएगी सरकार को, ठीक है। तो जनगणना बहुत जरूरी है। जनगणना क्या है? एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए काउंट ऑफ अ पॉपुलेशन। अब भारत की हिस्ट्री की बात करते हैं कि भारत में जनगणना की बात करें, तो भारत में जनगणना की बात करें तो यहां आप देखो ऋग्वेद 800 से 600 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है कि जो अभी हम 2022 चल रहा है ना, 2022 में से 600 साल, 800 से 600 साल पहले 2022 है और ये करीब है 2800 साल पहले की बात। ऋग्वेद, बीसी का मतलब होता है जितना भी, अगर 600 बीसी की बात हो रही है तो यहां पर आपको 2022 में 600 साल जोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई के ऋग्वेद हैं, इनमें भी जनगणना की बात हुई थी। दूसरी, आइन ए अकबरी, मुगल किंग दरबार में, ठीक है। मुगल किंग अकबर हैं, उनके दरबार में आइन ए अकबरी में भी जनगणना का जिक्र मिलता है। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? ये अबुल फजल, किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा ये लिखा गया था, आइन ए अकबरी। इसमें भी जनगणना का जिक्र है, ऋग्वेद में भी जनगणना का जिक्र है। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपनी, लेकिन जब अंग्रेज आए, इसके बाद जनगणना है वो इतनी हुई नहीं, लेकिन जिक्र ही है। लेकिन अंग्रेज आए तो 1872 में पहली जनगणना हुई, ठीक है। यहां पर लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने भारत में पहली जनगणना कराई, ठीक है। अब जनगणना कराई, कोई मतलब साल फिक्स नहीं थे। तो इसके बाद 1881 में, यानी 1881 में, द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया। मतलब पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से जनगणना का आयोजन हुआ। यहां पर थे जो वायसरॉय थे उस टाइम पर, लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। रिपन के टाइम से भारत की सिस्टमेटिक जनगणना है वो शुरू हुई। सिस्टमेटिक मतलब हर 10 साल में एक बार जनगणना होगी। अब हर 10 साल में एक बार जनगणना होगी, तो हर 10 साल में एक बार जनगणना होने का मतलब है कि, मतलब जैसे कि 2001 में हुई तो 2011 में होगी, 2011 में हुई तो 2021 में होगी,
ठीक है? तो ये 2001 से पहले 1991 में जनगणना हुई, 1991 से पहले 1981 में या 1981 में हुई और 1981 से पहले 1971 में हुई। तो जनगणना है वो सिस्टमैटिकली 10 साल में शुरू हुई लॉर्ड रिपन के टाइम पर, लेकिन जनगणना स्टार्ट हुई आधुनिक काल की जनगणना की बात करते हैं या मॉडर्न एरा की जनगणना की बात करते हैं, वो स्टार्ट हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है वो आयोजित की गई 1951 में। ठीक है? और लेटेस्ट की बात करें, हालांकि कोरोना आ गया था, नहीं तो ये 2011 की बात 21 की बात करते हैं, ये जनगणना हो जाती। ठीक है, लेकिन कोरोना आ गया था, लेकिन ये जनगणना अभी भी और अब जनगणना होगी वो डिजिटल होगी और यहाँ पर जो भी जनगणना करने आएंगे उनके पास टैबलेट होंगे और सब टैबलेट होंगे, जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट टैबलेट होंगे और उनमें जो अगर हम देखें जो सिस्टमेटिकली होगी प्रॉपर। ठीक है, पहले भी सिस्टमेटिकली थी, अभी क्या है डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, सारा डेटा है सर्वर पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई थी वो अभी लेटेस्ट ही कही जा सकती है, क्योंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं है। तो 2011 की थी वो 1872 के बाद वो 15वीं जनगणना थी और भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। तो आपको ये जनगणना है, इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात रहेगी, अभी हम जब जनगणना पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आप याद रखना, सेक्स रेशियो, डेंसिटी। ठीक है, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, आपसे ये पूछा जा जाएगा, पॉपुलस स्टेट, लिटरेसी, ठीक है, मदर या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या फिर जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, ये जो चीजें हैं, सेक्स रेशियो आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, डेंसिटी है आपसे खूब पूछी जाती है एग्जाम में। पॉपुलस स्टेट है, कौन सा पॉपुलस स्टेट है, कौन सा कम है पॉपुलेशन, ये भी आपसे पूछा जाता है। लिटरेसी आपसे एग्जाम में खूब पूछी जाती है और जीवन प्रत्याशा है ये आपसे एग्जाम में खूब पूछी जाती है। जीवन प्रत्याशा होता है कि भारत में एवरेज लाइफ लोग कितनी जीते हैं। लिटरेसी है कि भारत में शिक्षा दर है वो कितनी है। शिक्षा दर है कि मतलब शिक्षा का मतलब वो होता है कि किसी एक लैंग्वेज में कोई लिख पढ़ने और लिखने में सक्षम हो और 7 साल से ऊपर हो, उसको बोलते हैं लिटरेट। ठीक है, पॉपुलस स्टेट आपको पता ही है कि कितनी पॉपुलेशन है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। और सेक्स रेशियो आपको पता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये सब चीजें आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास है वो यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।